बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ द गेम। जैसा कि आपको हम हर प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी सक्सेस हासिल की, बहुत सी अचीवमेंट्स को छुआ। आज हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी हैं जो रोल मॉडल हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज इस एम्पायर तक कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत। बड़ा थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी दी और इतना बड़ा नाम मास्टर्स ऑफ द गेम में हमें बुला लिया। थैंक यू सो मच। कैसा बचपन गुजरा आपका? मेरा बचपन आम बचपन था, जो एक आम फैमिली के बच्चे की तरह होता है। पढ़ाई में कम दिलचस्पी, खेल कूद में ज़्यादा टाइम और घर वालों से डांट डूंट खाते हुए माँ बाप से, ऐसा ही बचपन गुजरा। आई एम नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अच्छा। हाँ, लेकिन ये विजन था कि एक टाइम पे मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा? हाँ, क्योंकि मेरे फादर बिजनेसमैन थे। अच्छा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मैं बल्कि क्लास 5 या 4 में था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो बल्कि वो मेरे टीचर बाद में मुझे कहते थे, उन्होंने तब मुझसे सवाल पूछा था, हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या करना है, तो मैंने उस वक्त ही कहा था कि मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा। अच्छा। फैक्ट्री चलाऊंगा। अच्छा। और बस ये अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा। जो उस वक्त कही हुई बात थी वो अल्लाह ताला ने पूरी की। और एक नहीं, एक से ज़्यादा कैनन ग्रुप, कैनन फोम आगे और भी आपकी 2-3 फैक्ट्रीज हैं इसकी, आप इसको लेके चले। तो ये आपके फादर ने इसकी बेस बनाई थी या आपने? ये बड़ा दिलचस्प सफ़र रहा हमारा। मेरे वालिद साहब अपने भाइयों के साथ पार्टनर्स थे जी। और उनकी 47 ईयर्स की पार्टनरशिप रही भाइयों के साथ। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने बिजनेस में अब्बा को ज्वाइन करने का टाइम आया तो उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। तो फिर वी डिसाइड कि हम, मेरे अब्बा क्योंकि सारा ट्रेडिंग देख रहे थे, क्योंकि उस वक्त भी फैक्ट्रीज तो थी लेकिन सेगमेंट थे, भाइयों ने 4 भाई थे, चारों ने बांटे हुए थे। तो अब्बा ट्रेडर, जो हमारी ट्रेडिंग थी, इम्पोर्ट्स थी, वो देख रहे थे। ताया फैक्ट्रियाँ देख रहे थे, चचा फैक्ट्री देख रहे थे। तो मेरे अब्बा की ने कोशिश की कि हम भी ट्रेडिंग कर लें। तो लेकिन वो इंस्टिंग एक थी अंदर, तो हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं, फैक्ट्री ही लगाते हैं। तो और इसकी जर्नी कितनी लंबी है? 1995 में मेरे फादर की जो है ना भाइयों के साथ पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई। तो उस वक्त ट्रेडर ही थे अब्बा, तो अब्बा की सोच ये थी कि हम भी ट्रेडिंग ही शुरू कर दें। तो लेकिन वो हमारा वो जो अंदर वाली इंस्टिंग थी, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का ख्वाब था, वो बस फिर आ गया। तो फिर हमने ये फैक्ट्री भी हमें पार्टनरशिप में तो लग रही थी उस वक्त, तो फिर हमने ये उनसे ताया से ले ली फैक्ट्री। तो बस वो सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद 98 में हम प्रोडक्शन में आए। और ये बड़ा मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि 1978 के बाद पाकिस्तान में कोई फोम फैक्ट्री नहीं आई थी। अच्छा। 20 साल बाद ये फोम फैक्ट्री हमारी मार्केट में आई। और उससे पहले 5 बड़े बिग गन्स थे जो इंजॉय कर रहे थे सारी फॉर्म। पाकिस्तान की फॉर्म की मोनोपोली थी उनके हाथ में। तो हम उनके बाद आए। लेकिन 1998 से लेके आज 2023 तक 12-14 नई फैक्ट्रियां आ चुकी हैं। और इतना बड़ा गेम चेंजर हम फॉर्म की इंडस्ट्री में हमारा आना हुआ। हम लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इधर भी कैपेसिटी है, गुंजाइश है। हमने उनकी जो मोनोपोलीज थी उनको थोड़ा ब्रेक किया, थोड़ा शेक किया। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि कैनन फॉर्म लगी, फिर कैनन क्रेशिया लगी, और फिर कैनन थर्माटेक लगी, फिर ये शेडियो बाय शेख फर्नीचर स्टूडियो शुरू हुआ। ये भी पीछे मुकम्मल पाकिस्तान में बना रहे हैं हम इसका। ये भी हमने एक अच्छे लेवल पे एक आर्टिस्टिक सी सोच के साथ ये वाला प्रोजेक्ट शुरू किया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में। और अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी तक हम कामयाब हैं। उसने हमारा, अल्लाह ने हम पे अपनी रहमतें रखी। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि हम मेहनत सारे कर रहे होते हैं। कामयाबी जो होती है उसके पीछे अवामिल थोड़े डिफरेंट होते हैं आपकी मेहनत के अलावा भी। और अल्लाह का शुक्र है कि वो अवामिल हमारे साथ शामिल है। बचपन का कोई ऐसा वाक़या जिसमें आपको लगता था कि मैंने एक, बस अपने आप को एक बिजनेसमैन तभी देखते थे? कोई ऐसा आपकी पर्सनालिटी में, एक बॉसी पर्सनालिटी थी? स्कूलिंग जब कहाँ की थी आपकी? बॉसी तो मैं था ही, आज अच्छा, भी बॉसी मैं था ही। वो एक बॉस वाली एक आती है ना फीलिंग। बॉस तो मैं था ही, आज भी हूँ। और ये एक्चुअली जो मेरा काम करने का जज्बा है ना,
वो मैं समझता हूँ कि आपको बिज़नेस वो लोग कर सकते हैं जिनको काम में इश्क हो। एग्जैक्टली। अगर आप बिज़नेस आप समझते हैं कि मेरी ड्यूटी 5 बजे ख़त्म हो जाए या 6 बजे ख़त्म हो जाए, तो फिर आप बिज़नेस ना करें। अगर आपने बिज़नेस करना है और आपका माइंडसेट है कि आप हर वक्त इंगेज रह सकते हैं, तो फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने, आप इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडस्ट्री लगाएं, आप कोई भी कारोबार करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मेरी इंगेजमेंट एक लिमिटेड टाइम के लिए होनी चाहिए, तो फिर आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए। अब हालात मुल्क के चेंज होते हैं, सारा कुछ होता है, अप एंड डाउन्स हैं, हम भी देख रहे हैं, एंगेजमेंट्स हैं। कोविड में ख़ास तौर पे लोगों ने फील किया। उसके बाद ये जो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे 25 साल हुए, 26 साल इंडस्ट्री चलाते हुए, मैं वर्स्ट तरीन हालात को समझता था कि यार ये बहुत वर्स्ट है। लेकिन उस वक्त एक ये चीज़ होती थी कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, गुड डेज आ रहे हैं। ये जो हुआ है, इसके बाद एक होप ख़त्म हो रही थी लोगों में कि जी गुड डेज आ रहे हैं, गुड डेज आ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिछले कुछ दिनों से फिर लोगों में एक पॉजिटिविटी आई है कि चलो कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस पॉजिटिविटी को कॉन्टीन्यूस रखने के लिए, लोगों के जहन को मुस्बत रखने के लिए ना उनको रिलैक्सेशन देनी ज़रूरत है। हमारे माशरे में इस वक्त थोड़ी डर का एलिमेंट बढ़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह लगे हुए हैं जिनके हाथ में ताकत है, वो इस चीज़ों को, उनको भी हमसे ज़्यादा बसीरत है, उनके पास हमसे बड़ा विजन है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ये ठीक कर लेंगे। स्कूलिंग कहाँ से आपकी? स्कूल एक आम स्कूल था, मॉडर्न स्टैंडर्ड हाई स्कूल। अच्छा। हम शहर के रहने वाले हैं, ग्वाल मंडी सांदा रोड के, वहीं से पढ़े, मैट्रिक वहीं से किया। फिर मैं एफसी कॉलेज में चला गया, थोड़ा सा एफसी कॉलेज में पढ़ा। तो बस वो मैंने आपको कहा ना, मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो मैं ज़रा नीचे वालों में टॉप करता। समझते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है। आपको अगर एजुकेशन एक्चुअली आपको कारोबार सिखाए ना सिखाए, आपको ज़िंदा रहना सिखाती है। कारोबार आप तभी कर सकते हैं अगर आप ज़िंदा रह सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं एक आम स्कूल से पढ़ा, मॉडर्न स्टैंडर्ड हाई स्कूल से। मेरे बच्चों की एजुकेशन जो है, 2 मेरे बेटे हैं, दोनों ने माशाल्लाह एचएसएन से ओ लेवल्स किया। अच्छा। उसके बाद इंग्लैंड से उन्होंने ग्रेजुएशंस की हैं। तो एजुकेशन तो मैं समझता था, तो मैंने अपने बच्चों को एचएसएन जैसे स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद उनको लेके इंग्लैंड तक था। और उन्होंने अब इंग्लैंड से ग्रेजुएट करके ये जो आप जहाँ बैठी हैं, ये मेरे बड़े बेटे का बिजनेस है। अच्छा। तो इसी तरह छोटा बेटा मेरे साथ है। तो मेरी नज़र में तो बग़ैर तालीम के इंसान किसी काम का ही नहीं है। क्या एज थी जब बिजनेस में आए? मेरी ये क्या एज थी? आई एम टू यंग। मैं तो अब्बा के साथ बिजनेस में चला गया था जब मैं सारे ही 17 साल का होऊंगा। अच्छा। तब वो बस यही था कि बस मैंने बिजनेसमैन बनना है। मैं तो कॉलेज के साथ अपने अब्बा के पास जाया करता था। वरना लड़कों का तो इस एज में होता है कि हम खेलें, हम कहीं बाहर आउटिंग पे जाएं। बस उसका एक ही नुकसान हुआ मुझे, वो मैं जितना जल्दी कारोबार में गया उतनी जल्दी मेरी शादी हो गई। अच्छा। हैप्पीली मैरिड है माशाल्लाह? बच्चे माशाल्लाह जी, 3 बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 1 मेरी बेटी है। बेटी मेरी माशाल्लाह 13 साल की है, बेटे मेरे बड़े हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं अपना। अच्छा। और बेटी अभी पढ़ रही है, वो लेवल स्टार्ट हुआ है उसका, और अल्लाह का शुक्र है। बेटी को भी लेकर आएंगे बिजनेस में? मैं तो आज सुबह, इत्तेफाक की बात है कि मैं आज सुबह उसको कह रहा था, आज वो उसकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो ऑफिस नहीं, अपने स्कूल नहीं गई थी। तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो मेरे साथ बैठी थी। तो मैंने उसे कहा कि अब तुम बड़ी हो रही हो, तो हम एक ब्रांड बनाते हैं। अच्छा। तुम सोचो कि या हम मेकअप का एक ब्रांड डेवलप करो या इसका करो, गारमेंट्स का, कुछ ऐसे। तो वो कह रही थी कि हर दूसरा बंदा मेकअप पे चला हुआ है। तो मैं उसको कह रहा था कि नहीं, हम इसको इस तरह से चेंज करते। तो भी मेरे ख्याल में हमने आधा पौना घंटा दोनों ने डिस्कस किया है। अच्छा। कि कैसा ब्रांड होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं तो ये समझता हूँ कि आफ्टर ए लेवल्स या ओ लेवल्स के बाद उसको मैंने साथ करके कुछ टीम उसके साथ बना के और ख़ुद भी मिल के, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ टीम बनाता हूँ, बड़े बेटे के साथ भी, छोटे के साथ भी। अच्छा। उनकी अलग-अलग फैक्ट्रीज हैं, तो उनकी टीमों के साथ मैं उनका पार्टनर कोऑर्डिनेट करते हैं आप। तो अभी इसको भी मेरा यही शौक है, इसको मैं ज़रा बना दूंगा, लुक आफ्टर मैं करूँगा। जब ये ग्रेजुएशन कर लेगी तो इसका फुल फ्लैश बिजनेस तैयार कर देंगे। इनको ज़रा लेट मौका मिला, उसको जल्दी देना है, क्योंकि उसकी शादी भी करनी है ना। शादी होने तक बेटियों को मेरा ख्याल है उतनी ही प्रिविलेज देनी चाहिए जितना है बेटे को। आप दे सकते हैं, वैसे ही ब्रॉट अप करना चाहिए। आजकल अगर आप ये सोचे कि ये बेटी है या ये बेटा है और इसको ये करना है तो नहीं करना,
अच्छा, कुछ फादर्स हैं जिनका माइंडसेट चेंज होता है कि नहीं बेटी है उसको आगे नहीं लेकर आना, बिजनेस में उसको नहीं आने देना, बेटे ही आगे रहे फ्रंट पे। मेरे तो भाई की बेटियां, मैं उनको, वो बड़ी है, मैं तो उसको कहता हूँ करो, आ जाओ मिलके कर लेते हैं। अच्छा। मैं तो तैयार हूँ हर वक्त बच्चों को, मैं उनको कहता हूँ मेरे से पार्टनरशिप कर लो, पैसा मैं लगाऊंगा, काम तुम लोग करो। इनकरेज करते हैं ना बच्चों। मैं तो अपने भाई की, मेरी भतीजियाँ हैं, मेरी अपनी बेटी है, मैं ये समझता हूँ कि जिस घर में बच्ची के पास विजन है, सोच है, उसको आगे लेके आना चाहिए। उस घर में आने वाली नस्लें भी ठीक रहेंगी। आप जो असल जो मेरी तरबियत है, वो मेरा एक वक्त तक, मैट्रिक तक तो मैं अपनी माँ का बच्चा था, मैट्रिक के बाद एकदम मैं अब्बा का बच्चा हुआ। तो दोनों चीज़ें थी ना, तो अगर हम दोनों चीज़ों को लेके चले, बच्ची, माँ ने ही बच्चे को बड़ा करना है ना, असल तो वही 10-12 साल है फीडिंग एक बाप बेटी को दे सकता है वो कोई भी नहीं दे सकता। बिल्कुल एग्रीड। इसीलिए तो कहते हैं कि बाप की और बेटी की बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। जी जी। मैं तो कहता हूँ बच्ची को फुल सपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह ताला वो हमारे माशरे में आए कि नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला करे, हक़ है उनका, लेकिन उसको भी अपने पैरों पे पूरा खड़ा होने का हक़ है। कितना टाइम देते हैं बिजनेस को, और फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? बिजनेस को कितना टाइम देता हूँ, ये अगर आपसे मेरे से 8-10 साल पहले ये सवाल पूछी तो मैं कहता हूँ टाइम बिजनेस को देता हूँ। ओके। पिछले 8-10 साल में ये चेंज आई है कि मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, सुबह 10 बजे के करीब ऑफिस आता हूँ, 9:30 से 10 के दरमियान। अर्ली राइजर हूँ, तो इसलिए मेरा दिन जल्दी शुरू हो जाता है। मैं 12 बजे नहीं उठता, मैं सुबह 6 बजे, बल्कि उससे भी जल्दी उठ जाता हूँ। तो मैं 9:30 से 10 के दरमियान ऑफिस आ जाता हूँ। तो इसी तरह शाम को 6 बजे तक मेरे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। जो मैं जल्दी आता हूँ तो मेरे काम भी ऐसे नहीं सारा मैनेज इस तरह से है। हम 6, 10, 15 पे उठ के अपने घर की तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद फिर रात 10, 10:30 बजे, मैक्सिमम मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ। तो उस वक्त तक मैं अपने फैमिली के साथ ही होता हूँ। बड़ा काम बैलेंस लेके चल रहे हैं, बिजनेस भी, चैम्बर में फंसा होता हूँ तो एक आधा खाना बाहर खाना चले जाए, या चैम्बर वाले बुला लें। इसी तरह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लायंस क्लब इंटरनेशनल, उसका कोई डिनर कोई हो जाए तो बाहर चले जाते हैं, या फैमिली के साथ। लेकिन वो रोज़ नहीं होते, वीकली एक आधा, या महीने में 2 हो जाते हैं। तो इसलिए ये कह लें कि 90% टाइम जो है वो घर में ही गुजरता है, या बिजनेस में गुजरता है, या घर में गुजरता है, 10% दूसरी एक्टिविटी। अच्छा, बाप रोल मॉडल होता है बच्चों का, बच्चे भी उतनी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी जितनी आपने की अपने यूथ में? नहीं कर रहे तो करा देंगे। नहीं, करवानी तो चाहिए। नहीं कर रहे हैं। आपने एक एम्पायर खड़ी की। आई एम वेरी हैप्पी, व्हाट आई थिंक आई एम वेरी मच ब्लेस्ड इन दिस मैटर, कि जो मेरे बच्चे हैं वो फील करते हैं कि उन्होंने करना है। अच्छा। और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैंने बहुत सारे अपने इर्द गिर्द में देखा है कि जिनके बच्चे आए और उनके बिजनेसेस को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सके, तो वो बापों को आज भी 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद ना अपनी इंटेंशंस देनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे माशाल्लाह बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पिछले 2-2.5 साल में ही, क्योंकि उन्हें आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 2 साल ही हुए, तो 2-2.5 साल में ही माशाल्लाह बड़े ने तो ये सारा बिजनेस खड़ा कर लिया, नई फैक्ट्री लगा के उसको चला के ये शोरूम और सारा कुछ कर लिया। छोटा मेरे साथ आया था, एक नई फैक्ट्री लग गई, उसने भी लगाई, और साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि दोनों को इंटरेस्ट है। अच्छा। इंटरेस्ट, मैंने आपको जो पहले बात की ना कि कारोबार का शौक होना चाहिए, वो दोनों को शौक है, और जब शौक होता है तो फिर कामयाब हो जाते हैं। और वो शौक इनहेरिट हुआ आपके फादर से, फिर आप में, और फिर बच्चों में, व्हिच इज़ गुड। बहुत ज़रूरी है ये कि जब तक बच्चे डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे तब तक वो भी एक किसी उनकी माँ का भी बड़ा आता है शौक को डेवलप करने में। वो सुबह 10 बजे पूछना शुरू कर देती है, कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। नहीं, वो फॉलो बहुत ज़रूरी है, दोनों पेरेंट्स का निकाल देती हैं घर से हम तीनों को। क्या हॉबीज़ है? और गेम वगैरह की तरफ पहले बड़ी हॉबी होती थी। मैं पतंगबाजी, क्योंकि शहरदार थे हम, लाहौर के ही रहने वाले हैं, यहाँ की पैदाइश है, तो पतंगबाजी बहुत करते थे। क्रिकेट खेली कॉलेज के ज़माने तक, कॉलेज की टीम में भी रहे, कप्तानी भी की। बॉसी तबीयत थी ना, तो किसी के नीचे नहीं खेले, कप्तानी की। तो उसके बाद कॉलेज से जब से निकले हैं, फिर उसके बाद पतंगबाजी की। 2005 में पतंगबाजी ख़राब हो गई। उसके बाद सिर्फ यही है कि घर में पूल टेबल है, कभी पूल खेल लेते हैं, बच्चों के साथ गपशप हो जाती है। इससे ज़्यादा का अब कोई शौक़ है नहीं। अब कुछ अरसे से
एक ही शौक रह गया, कुछ सीरीज देख ले नेटफ्लिक्स पे बस। अच्छा, और क्या है, फिजिकल एक्टिविटी पे नहीं अभी बिलीव वॉक करते? कर लेता हूँ बस, अच्छा, सुबह वॉक उठ करते के। हैं। जिम नहीं मैं जाता, क्योंकि एक पता नहीं। बिजनेसमैन के लिए मैं समझती हूँ कि एक बहुत ज़रूरी है कि फिजिकली भी कोई ना कोई एक्टिविटी उसकी लाइफ में होनी हाँ, वो चाहिए। वॉक करने वाले बाद में बैठ के गपशप भी लग जाती है ना, वो बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। सुबह सुबह ज़रा दोस्तों के बाग में बैठ के माल्टन पार्क में गपशप हो जाती है। व्यूअर्स, यहाँ हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं इब्राहिम शेख साहब से, जिन्होंने बिज़नेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बनाया और साथ में अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को भी बड़ा बैलेंस करके चल रहे हैं। जी इब्राहिम साहब, कैनन ग्रुप ये आपने चलाना शुरू जब किया तो ये कहाँ खड़ा था और आज ये माशाल्लाह इतना नाम बना के खड़ा है, इसकी जर्नी हमें एक्सप्लेन करें कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जहाँ से शुरू किया तो एक तो बिल्कुल न्यू बॉर्न था, तो इसलिए इसका समझे फाउंडर ही मैं और मेरा छोटा भाई, स्टार्टअप ही हमारा था, दोनों भाइयों ने मिलके किया। तो सफ़र तो ऐसे ही शुरू हुआ। सफ़र मुश्किल बहुत था, जैसा कि अभी मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हम आए फॉर्म इंडस्ट्री में तो इससे पहले तकरीबन को 20 साल बाद फॉर्म, आप एक अंदाज़ा करें कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 20 साल से कुछ 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी मोनोपोली और गेम लेके चल रहे हों और वहाँ कोई नया प्लेयर एंटर हो तो कैसा कंपटीशन और कैसा हो। राइट। और सारे के सारे माशाल्लाह बिग उस वक्त ब्रांड्स और बिग नेम्स थे और वो कामयाब थे उनकी मार्केट में पूरी। तो उसमें एक जो सबसे चीज़ कॉमन मैंने देखी कि हम जहाँ पे भी अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते थे तो वो हमें अनड्यू, ये मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताने लगा हूँ, लोग कंपटीशन से घबराते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कंपटीशन ने मुझे बड़ी ग्रोथ दी। अच्छा। वो इस तरह से कि जब हम मार्केट में आए तो उन लोगों ने शायद हमें अपने लिए चैलेंज समझा या हमसे कुछ थ्रेट समझ लिया, तो हमारे अगेंस्ट ब्रांड्स डेवलप करने शुरू किए। एक अपने ब्रांड्स तो थे ना वो जो चला रहे थे, तो कुछ नए ब्रांड्स को डेवलप करना शुरू किया। हम एक कस्टमर के पास जाते थे क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो फर्नीचर रिलेटेड, तो जो फर्नीचर का मटेरियल बेचा, ज़रूरी नहीं था, हमने ये देखा कि फॉर्म बेचने वाले कोई फॉर्म दिया जाए। ऐसे भी जैसे हम नए थे तो दुनिया और भी तो मार्केट में नए बिजनेसमैन डेवलप कर सकते थे ना। तो मैंने कोशिश ये की, मेरे भाई ने और हमने, कि जी हम नए बिजनेसमैन डेवलप करें जो फॉर्म बेच लें। सही। तो हमने ऐसे लोगों से जाके कांटेक्ट किया जो बैठे तो मार्केट में हुए थे लेकिन वो कुछ और चीज़ें बेच रहे थे। तो क्योंकि बहुत सारी आइटम्स होती हैं, तो हमने उन्हें कहा आप हमारा फॉर्म बेचे। तो जब उन्होंने जाके फॉर्म बेचने की उनसे कोशिश करवाई तो इन्होंने नए ब्रांड्स निकाल के हमारे उन लोगों को देना शुरू किया। अच्छा, हमारे ज़हन में ये था भी नहीं कि हम चलते हुए किसी, अब ये सोचा जाए कि एक शख्स जो हमारे किसी कंपटीटर का पिछले 20 साल से डीलर है या उसका माल बेच रहा है, आज हम जाके उसको ऑफ़र करें तो वो हमसे प्रोडक्ट ले ले। क्यों? उसकी 20 साल की गुडविल है, मेहनत है। एक ब्रांड पे वो 40 साल से काम कर रहा है, किसी ब्रांड पे वो 60 साल से काम कर रहा है। तो जनरेशंस का सौदा था, तो हम डरते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें मोटिवेट इस तरह से कर दिया कि ये काम करें कि जिनको जाके हमने कील कांटा बेचने वाले को कहा तुम फॉर्म बेच लो, तो इन्होंने जाके उसको कहा कि इनका तो बेच ही रहे हो, हमारा भी बेच लो। राइट। तो हमने कहा अगर ये हमारे डीलर के पास आ सकते तो हम भी इनके डीलर के पास चले जाते हैं। तो ये कंपटीशन यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ। फिर हमने देखा कि मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है कि जिससे डीलर इन लोगों से नाराज़ है या इनकी कमज़ोरी है या वो डीलर चाहता है और ये लोग कर नहीं रहे। क्योंकि जब इंसान पावर में होता है और उसका माल बिक रहा होता है तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा होता है जो मार्केट की डिमांड हो रही होती है लेकिन वो नहीं करता। तो हमने ऐसी चीज़ें चेंज की। फिर फॉर्म में कवर पे एक ही रंग होता था, ब्लू कलर का कपड़ा चढ़ गया या वो कवर कर देते थे रेड कलर से। तो हमने वो ट्रेंड चेंज किया। अच्छा। हमने उसको लेके आए मल्टी कलर्स में। इवन कि हमने यहाँ तक किया कि 8-8, 9-9 रंग वाले कपड़े भी बनवाए, तो लोगों को उसमें भी अट्रैक्शन मिली, दुकानों की थोड़ी। फिर हमने फॉर्म के रंग बदले, इधर ब्लैक, ग्रे और येलो, इस तरह के रंग चलते थे। हमने ब्राउन रंग का फॉर्म बनाया, हमने ऑरेंज कलर का फॉर्म बनाया, हमने डिफरेंट कलर्स इंट्रोड्यूस करा दिए। उससे दुकान नई चीज़ें लोगों को मिली। इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें हम करते रहे। हाँ, हमने कोशिश की कि लोगों को वो जो एक, वो कहते हैं ना कि
मुनफरिद नज़र आने की कोशिश की कि एक भेड़ चाल जो चल रही थी 5 लोगों की, उसमें से एक अगर हम आए तो थोड़ा सा अलहदा से नज़र आ जाए। तो वो एक्चुअली डीलर, कस्टमर तक जाने से पहले डीलर तक अपनी शनाख्त बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि डीलर एक ऐसा शख्स था जो ब्रिज था हमारे और कस्टमर के दरमियान। हमने क्वालिटी पे बड़ा फोकस किया, हमने सबसे अच्छी क्वालिटी दी, हमने बेहतरीन उसको दिया कि लोग हमसे, फर्नीचर वाले को हमने दिया अच्छी क्वालिटी, उसको कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये चीज़ नहीं आई है, हमने लोगों को कहा, हम पाकिस्तान के उन चंद एक फॉर्मर्स में से होंगे जिन्होंने अपनी फैक्ट्री की शुरुआत ही इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ की। हमारा बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लांट बनाने वाले, फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाले कैनन को फॉर्म का, वो हमारा अपना हम लेके आए थे। तो इंग्लैंड का बना हुई मशीन थी हमारी, तो इसलिए हमें क्वालिटी बड़ी फोकस थे हम लोग की, क्वालिटी बड़ी अच्छी बनाई जाए। इसी तरह फिर जब हम स्प्रिंग मैट्रेस की फैक्ट्री लगाई तो वो एक नया प्रोजेक्ट था, एक अलग दुनिया थी, तो वहाँ पे भी हमने फोकस यही किया कि हम क्वालिटी को चेंज करें, हम नई चीज़ लेके आए। हम आप बाहर ट्रैवल करती हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक वो होते हैं जिनमें बड़े वो स्पॉटेड से वो होते हैं, पाकिस्तान में हमारे सिवा कोई बनाता ही नहीं, हम ही वो लेके आए। अभी भी हम जो स्प्रिंग मैट्रेसेस बना रहे हैं, पाकिस्तान में वाहिद कैनन क्रोएशिया मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो हमारी है वो बनाती है, जो हमारा स्प्रिंग है जी, वो बेस कर रहा होता है एक्चुअली कि जी स्ट्रेंथ क्या है। अगर हमने हार्ड करना है तो हमारा स्प्रिंग हार्ड होएगा, हम फिलिंग करके हार्ड नहीं करेंगे। हमने सॉफ्ट करना है तो हमारा स्प्रिंग सॉफ्ट होएगा। हम वाहिद फैक्ट्री हैं कि जिसके पास सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, इस तरह से डिफरेंट लेवल्स के स्प्रिंग बनते हैं। हम उनके नेट्स बनाते हैं, उनके, आप हमारी कैटलॉग्स, हमारी चीज़ों को देखेंगी तो कभी किसी दूसरी कंपटीटर के पास ये चीज़ नहीं है कि वो अपनी कैटलॉग में दिखाता हो कि हमारे मैटर्स की बेस क्या है। हमारी सबसे पहली पिक्चर ही बेस की लगी होती है कि हम दे क्या रहे हैं, उसके ऊपर से क्वालिटी डिपेंड करती है। देखिए ना, आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो बुनियाद सबसे इम्पोर्टेंट है, बेस इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह हम स्प्रिंग मैट्रेस बना रहे हैं तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस उसकी क्वालिटी पे किया है कि हम उसको कितना अच्छा करें। हमने वाहिद फैक्ट्री हैं फिर जो इस वक्त नैनो स्प्रिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करें। अच्छा। मतलब हम 9 इंच के स्प्रिंग के साथ साथ 2 इंच, 1.5 इंच, 3 इंच का स्प्रिंग भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो फिर टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस और चीज़ों को लाते इंटरनेशनल मार्केट को भी टच कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह ताला। अच्छा। ये अभी नहीं, राइट नाउ नहीं है, और इंशाल्लाह ताला क्योंकि मुल्क के हालात चेंज हो रहे हैं तो हमारे प्लान्स हैं, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये टेक्नोलॉजी हमने चेंज की, हमने उस भेड़ चाल में जो एक लोगों की डायरेक्शन सेट थी उससे निकले। हमने ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये स्प्रिंग की जो वेरिएशंस थी ये इंट्रोड्यूस करवाई। हम लोगों ने थेरेपी कटिंग्स इंट्रोड्यूस करवाई, इस तरह की चीज़ें, और अल्लाह का शुक्र है कि वी आर सक्सेसफुल इन दैट। लोगों को आज पता है कि अगर ये कोई चीज़ है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा कंप्रेस्ड मैट्रेस हमने इंट्रोड्यूस करवाया। हम फॉर्म का, आप इतना डिलीवरी अब आती है तो आप इतना बड़ा मैट्रेस की बजाय अब आपको एक 4 फुट बाय 1.5 फुट के डब्बे में आपका मैट्रेस आपके घर आ जाता है, कॉम्पैक्ट कर दिया। अच्छा, उसके लिए इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ क्या ज़रूरी थी कि आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये हमने लोगों को साबित किया कि हमारी क्वालिटी अच्छी है। आप 1 साल बाद भी उस पैक गधे को खोलेंगे तो वो यूँ खुल जाता है। तो ये चीज़ें हमने लोगों को दी हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को और भी अवेयरनेस आती जाएगी। क्योंकि देखिए आज भी जो मैं अपने से ऊपर जरा सी नज़र उठाता हूँ तो जो पाकिस्तान की मार्केट को लीड कर रहे हैं जो लोग माशाल्लाह, तो उनकी 3rd जनरेशन है। तो हम अभी खुद बैठे हैं, तो मुझे 20 साल हुए तो 25 साल बाद जनरेशन चेंज होती है। तो मेरी तो अभी जनरेशन चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह, मेरे बच्चे आ गए हैं तो फिर इनके बच्चे, फिर इधर तो दादे ने लगाई हुई है, पोते चला रहे हैं फैक्ट्री। तो एक हमारा उनके साथ एज का बड़ा, लेकिन ये मेरे अल्लाह का बड़ी मेहरबानी है, शुक्र है उसका कि वो 3rd जनरेशन और हम एक लेवल पे बिजनेस करें। हम इस वक्त पाकिस्तान के, अगर आप समझें तो एक बड़ा अच्छा टॉप 3 में आप कह सकते हैं, टॉप 2 में अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सेलिंग में हैं इस वक्त, और पाकिस्तान के बेहतरीन ब्रांड है हमारा होल्ड करें। अभी हमने कुछ चीज़ें थी लेकिन मुल्की हालात की वजह से रुक गई हैं, तो अभी पाइपलाइन में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉर्म में तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या समझते हैं कि एक बिज़नेस खड़ा करने के लिए, एक एम्पायर खड़ी करने के लिए, जैसे आज आपने एक की, उसके लिए कैपिटल होना ज़रूरी है या अपने स्किल्स के साथ भी हम काम कर सकते हैं, या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें एक कैपिटल को इंडक्ट करना
बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस चीज़ में ना मैं ये कहूँगा कि हर एक चीज़ के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हैं, डिफरेंट आप जब इसको स्टडी करते हैं तो मुख्तलिफ एनालिसिस होते हैं। जहाँ तक कैपिटल की बात है तो जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे पास तो कैपिटल ही बड़ा थोड़ा था। हमने तो मैं आपको कह सकता हूँ कि फैक्ट्री लगाने के बाद शायद हमारे पास वर्किंग कैपिटल ही बड़ा शॉर्ट रह गया। अच्छा। और वी आर नॉट बिलीविंग ऑन के जी लोन्स और ये वो, तो हमने रोलिंग बड़ी फास्ट की मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी डेडिकेशन है, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी पर्सनल इंटेंशंस हैं आखिरी स्टेज तक। मेरे सिस्टम में आज भी एक चीज़ मौजूद है, मैं आज हर एक चीज़ को सिर्फ इस तरह से देख रहा होता हूँ कि मैं आज आपको कहूँ, मैं सेल्स जहाँ देखता हूँ अपनी, मैं इंपोर्ट देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने डीलर की कंप्लेन को सब पे प्रायोरिटी पे देखता हूँ। मतलब मेरी टेबल पे कि मैंने ये टारगेट्स इतनी अरसे में अचीव करने हैं। जी, वो टारगेट्स के बगैर तो बिजनेस ही नहीं हो सकता। वो तो हमारा टारगेट तो आज का, वीक का, मंथ का, क्वार्टर का, साल का हर बना प्लान है, वो उसके बगैर तो चल ही नहीं सकते। मैं जो आपको मेन बात बताना चाहता हूँ कि मेरा पूरे पाकिस्तान में जो डीलर नेटवर्क है, हमारे ऑफिसेज हैं पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, और डीलर नेटवर्क है, कई 100 लोग डीलर हैं। मैं डेली सुबह मेरी टेबल पे एक पेपर ज़रूर आता है कि अगर किसी को कोई कंप्लेन है तो रिगार्डिंग आवर क्वालिटी, रिगार्डिंग आवर डिलीवरी, रिगार्डिंग मुझे मेरे फैक्ट्री की कंप्लेंट्स, डीलर से रिलेटेड, कस्टमर, आम कस्टमर का गद्दा भी, अगर मेरी वेबसाइट पे जो कंपनी के साथ कांटेक्ट करने के नंबर्स लिखे हुए उनमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। अच्छा, मेरा पर्सनल नंबर नहीं देते अपना मैंने मेरा नंबर लिखा हुआ है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अगर मैं अपनी हमारी वेबसाइट है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है सारा, उसमें मतलब जब भी हर कोई एक्सेस कर सकता है, मेरे जो ये सोशल मीडिया ये जो हमारे देख रहे होते हैं बच्चे, उनको मैंने कहा हुआ है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेन आई और अगले 24 घंटे में आपको सेल्स वाले या किसी ने उसका प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया, उसका सॉल्व नहीं हुआ, तो वो रेड मार्क होकर मेरी टेबल पे आएगी। मैं खुद अपने डीलर से आज भी रात के 2 बजे भी मेरे डीलर के पास, मेरा 93 से, यानी कि जब मैं कह सकता हूँ कि जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया मेरा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा आज तक नंबर चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कभी नंबर चेंज नहीं किया, वही नंबर चल रहा है, आज भी वही नंबर है। और जिसके पास आज से 20 साल पहले मेरा नंबर था, 25 साल पहले उसके पास मेरा आज भी नंबर हो गया। ये डेडिकेशन है ना आपकी। मैंने कभी अपना नंबर चेंज नहीं किया, और ना मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं करना भी नहीं चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ हम लेंगे शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इब्राहिम साहब से हम बात कर रहे थे कि हमें बताएं कि अपनी बिज़नेस की सक्सेस इन्होंने कैसे हासिल की। इसमें इन्होंने हमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी, कैनन ग्रुप के बारे में इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी। हम इनसे जानते हैं कि बिज़नेस को एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए। जी इब्राहिम साहब, आप समझते हैं कि हर बिज़नेस को एक्सपोर्ट की तरफ भी जाना चाहिए? देखिए, हर बिज़नेस को तो सर्कमस्टांसिस हैं, एक्सपोर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन फॉर्म में एक मार्जिन था एक्सपोर्ट होने का। जी। चाइना दुनिया में बहुत बड़ा फॉर्म का एक्सपोर्टर है। चाइना हर चीज़ का ही बड़ा एक्सपोर्टर है, फॉर्म का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। टर्की बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन दुनिया में जो स्टैंडर्ड हैं फॉर्म के, उसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान में वो बन नहीं सकते। पाकिस्तान के तमाम जो बड़े फॉर्मर्स हैं, हम हैं, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फॉर्म मेकिंग मशीन है, टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है, रॉ मटेरियल सारी दुनिया में फॉर्म का एक ही है। वो पाकिस्तान में फॉर्म बने, वो अमेरिका में बने, रॉ मटेरियल सारा हमने इंपोर्ट करना है, वो टर्की में बने, वो चाइना में बन रहा है, वो एक ही रॉ मटेरियल्स हैं। एक्चुअली एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत फ्रेंडली माहौल देना पड़ता है। हमारी कॉस्ट ज़्यादा है चाइना से, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना है, हमने फिर मशीनरी भी इंपोर्ट करनी है, और हमने उसको वैल्यू एडिशन करके बाहर भेजना है। वैल्यू एडिशन करने की कॉस्ट कम होगी तो हम वैल्यू एडिशन कर सकेंगे ना। देखिए, हमने मशीन फॉर्म बनाने की आजकल दुनिया चाइना से मंगवा रही है, केमिकल चाइना से मंगवा रही है, फॉर्म पे चढ़ाने के लिए कपड़ा चाइना से आ रहा है, सारा कुछ चाइना। अब एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, और उसने एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने मुल्क से इकट्ठी करके उसको एक प्रोसेस करके बाहर भेज देना है,
और एक मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में जिसने पहले मशीन बाहर से लेके आनी, फिर उसने फॉर्म उसके लगानी, उसकी बिजली महंगी, उसने केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने, उसकी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है, और उसके बाद उससे एक्सपोर्ट करनी है। तो जो उसका एक सेगमेंट बनता है कि जो वैल्यू एडिशन की कॉस्ट आनी है उस पर वो कम होगा, तो मैं एक्सपोर्ट के काबिल आप हो समझते हैं गवर्नमेंट को इसमें रिलीफ देना चाहिए? ये यकीनन गवर्नमेंट का सेगमेंट है, ये वन विंडो ऑपरेशन टाइप होना चाहिए था। आज भी हो सकता है, आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है अगर बेहतरी करनी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस तरह से फोकस्ड करना चाहिए। हमने सारी ज़िंदगी सिर्फ टेक्सटाइल को खिलाया पिलाया, आज आपकी टेक्सटाइल क्या एक्सपोर्ट दे रही है आपको? आपने सारी जिंदगी में तो टेक्सटाइल का बहुत ही बुरा हाल जी हुआ। आपने टेक्सटाइल के बाद आपने सियालकोट वालों को दिया, सियालकोट वाले आज भी कामयाब हैं क्योंकि एक उनकी अपनी मेहनत है, दूसरा उन्होंने दुनिया में कोई अपना कंपटीटर आने नहीं दिया फुटबॉल मेकिंग में, अपनी बाकी प्रोडक्ट्स में। आज भी वो सबसे बेहतरीन है, उन्होंने अपने आप को साथ साथ एडवांस किया। जो दुनिया में टेक्नोलॉजी आई आज भी वो साथ है, बॉक्सिंग में देख, तमाम स्पोर्ट्स की जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस पे हमें देना चाहिए रिलीफ, और हमें नीचे होनी चाहिए। हमारा बिजली बहुत महंगी हो गई हुई है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। अपनी बेसिक लाइफस्टाइल आप नहीं गुजार सकते क्योंकि हर चीज़ बेसिक चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ें महंगी तो हो गई। हमें अब ज़रूरत है। और दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ, पता नहीं क्यों लोगों का ये जहन है कि जी डॉलर का रेट, डॉलर स्ट्रांग होगा तो मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। हम आज तक डॉलर को स्ट्रांग होता ही देखते आ रहे हैं, पर एक्सपोर्ट बढ़ती हमने कभी नहीं देखी। क्या कभी आपने सुना है आज तक कि जी हमारी पिछले साल से इतने फीसद एक्सपोर्ट बढ़ गई? कभी भी नहीं सुनेंगे आप, वो कम ही हो रही होती है, लेकिन डॉलर बढ़ता जा रहा है। जब मैं बिजनेस में आया था 46 रुपीज़ का डॉलर था जब मैंने मशीन इंपोर्ट की थी, आज 300 समझे टच किया हुआ है डॉलर ने। तो 46 से लेके उस वक्त भी हमारी 25-28 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी, आज भी हमारी 25-28 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। डॉलर आ गया 46 से 300 पे, अब तो हमारी एक्सपोर्ट ही इतनी हो जानी चाहिए थी अगर डॉलर से एक्सपोर्ट बढ़ती। ये एक अजीब सी तुक्की सी लॉजिक्स बनाई हुई हैं, हम कंट्रोल नहीं करते। हमने एक भेड़ चाल पकड़ी हुई है कि जी मुल्क को ये लगा, हमने तवज्जो ही नहीं दी अपने मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन की। मैं आपसे एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल करता हूँ, आप खुद वर्किंग लेडी हैं, बिजनेस करती हैं, आपके माशाल्लाह आप लॉ चैम्बर में भी बैठी हुई हैं, आप रोज़ मामला सुन रही हैं लोगों के। 1970s के बाद से लेके आज तक कोई भी बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगी है? आजकल तो इंडस्ट्रीज का सोच भी नहीं सकते। मैं तो आपको इतनी लंबी उम्र दे रहा हूँ ना, आपके पैदा होने से भी पहले की बात कर रहा हूँ, 70s से। तो 70s से लेके आज तक की कोई आप मुझे बता दें कोई इंडस्ट्री बड़ी लगी हो? शुगर लगी, सियासतदानों ने लगा ली, सीमेंट लगी, सियासतदानों ने लगा ली, स्टील में लेकर आपको रशिया ने लगवा दी थी, वो आपने पठाबा दिया, बंद कर दी, ठीक है। PIA आपने कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई बिजनेस टाइकून बना है आपका? जो बड़े नाम बन गए वो 70 से पहले बने। 70 नहीं, एक बंदा ही बना ना, वो भी 100 में। अपने पड़ोसी मुल्क में देखिए, पहले 5 में 3 बंदे उनके बैठे हुए। दुनिया के 5 अमीर तरीन लोगों में 3 आपके पड़ोसी हैं। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, आप दुनिया की डिपेंडेंसी लाएंगे। मैं एक दफ़ा ऐसे ही बैठा हुआ था एक जगह पे, तो मैंने एक बात की, मैंने कहा आप जंग का ना सोचें, आपकी जंग नहीं होगी अगर आप दुनिया के मुल्कों का इंटरेस्ट ले आए अपने साथ। तो वो साहब ने सवाल किया, वो कैसे? मैंने कहा आप अमेरिका का पैसा लगवा लें पाकिस्तान में, चाइना का पैसा लगवा लें पाकिस्तान में, कोई मुल्क आपसे लड़ने लगेगा ना, फौरन अपने पैसे के लिए उसके आगे खड़े हो जाएंगे। आप बड़ी आसान सी मिसाल है, आपका अपना इंटरेस्ट हो किसी जगह पे, आप किसी से मिलके एक जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट बना लें, अगर कोई उस प्रोजेक्ट पे ऊंच नीच आती है तो आप फौरन दौड़ के अपने मेजर बिजनेस के साथ साथ उसको भी बचाने के लिए दौड़ेंगे कि आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे। आप ये नहीं समझते कि हमें बजाय दूसरे मुल्कों की तरफ देखें, अपने ही मुल्क से रेवेन्यू जनरेट किया जाए? बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो नेग्लेक्टेड हैं। ये बात आपने वो की है, मैं अभी भी इस पे बहुत फोकस हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले जब ये डार साहब ने आखिरी मीटिंग्स की तो मैं वहाँ पे भी गया हुआ था। मैंने उनको एक बात की थी कि आप इस वक्त भी एक्सपोर्ट का शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा कस्टमर है आपके पास, हर शख्स के पास।
कि हम अगर इसको पूरा कर ले तो फिर हमारे लिए दुनिया खुलती है। चाइना की आपके सामने देखिए, दुनिया में ना दो तरह की इकोनॉमीज होती थी। ये पुरानी बात थोड़ी कर लेते हैं। एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी थी, एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। कंज्यूमर बेस्ड थी अमेरिका वाले मुल्क, अफ्रीका जैसे मुल्क और दूसरे मुल्क जो हर चीज़ बाहर से मंगवा के खा रहे जी। जर्मनी टेक्नोलॉजी बेस्ड, जापान टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरर थे, सारा कुछ था। पिछले 20 साल में चाइना ने दुनिया को बदल दिया है। 25 साल चाइना ने क्या किया? चाइना ने साबित किया है कि हम मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड भी हैं और हम कंज्यूमर बेस्ड भी हैं। राइट। उनकी आबादी बहुत बड़ी थी, उन्होंने अपने आप को कंज्यूमर बेस्ड बनाया। उन्होंने दुनिया के दरवाजे अपने आप पे बंद रखे। उन्होंने अपने लोगों को उसी साइकिल पे रखा, उसी मोटरसाइकिल पे रखा, उसी पुराने ज़माने की गाड़ी पे रख के इतनी तरक्की दे दी कि लोगों के पास ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो गई और उन्होंने फ्लरिश करना शुरू किया। जब उन्होंने अपनी देखिए ब्रेक इवन कॉस्ट पूरी होगी ना, मैंने कोई भी फैक्ट्री लगाई है, मेरे पास यहाँ पे कस्टमर मौजूद होगा, मेरी ब्रेक इवन कॉस्ट पूरी हो रही, उसके बाद तो मैंने जो करना है प्रॉफिट करना है। उन्होंने उस वक्त जब वो प्रॉफिट की तरफ गए तो उन्होंने 7 अरब के दरवाजे खोले सारी दुनिया के। राइट। और वो शहद की मक्खियों के जैसे वो छत्ते में कुछ चीज़ गिर जाए तो वो भिन भिन करती हर तरफ फैल जाती है ना, तो चाइना पूरी दुनिया में फैल गया। उसने बेहतरीन मिसाल पैदा की है आबादी की यूटिलाइजेशन की। एग्जैक्टली। आज हमें भी ज़रूरत है, हम इधर उधर मुंह मारने की बजाय, इधर उधर देखने की बजाय हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज के साथ बैठे हम। लेकिन ये स्टार्ट होगा ऊपर वाले लेवल से, जिनके पास अथॉरिटीज है, पहले सिस्टम वो सारे इकट्ठे हों, वो बैठे, उनके पास हर चीज़ का डाटा मौजूद है। मैं कहता हूँ आपके पास एक बिस्किट, आप एक मामूली सी बात है, आप चली जाएँ किसी भी बड़े स्टोर पे, चीज़ लेने चले जाए, कुछ चले जाएँ, आपको दुनिया जहान की चीज़ें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? आप रोकें, आप लोकल, आपकी वो ज़रूरत है ना, तो आप लोकल इंडस्ट्री वाले को कहे भाईजान इसको अपनी प्रोडक्शन को बड़ी करो, लेकिन अपनी प्राइस नीचे लेके आओ, क्योंकि तुम्हारा ओवरहेड कम होगा, तुम्हें प्रोडक्शन का देते हैं। आपकी 100 टन की कैपेसिटी ज़रूरत है, आपका मुल्क इस वक्त वो 100 टन की जगह 40 टन बना रहा है या 50 टन बना रहा है, तो 50 टन के लिए लोगों को मौका दो, अपॉर्चुनिटी दो। हमने जैसे रॉ मटेरियल का भी इतना मसला था, बड़े मसले नहीं खुल रही थी, इंपोर्ट नहीं हो रही थी, वो तो मैडम बंद ही हो गया ना फॉर्म, वो तो दुनिया में, पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद कर दी वो। अब मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि हम ओवर कैपेसिटी हो जाएं। ओवर कैपेसिटी क्या कि जी आपके पास सीएनजी स्टेशन लगने शुरू हुए, हर बंदे ने सीएनजी स्टेशन लगाना शुरू किया, पाकिस्तान से सीएनजी गैस ही ख़त्म कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। आप अपनी ज़रूरियात को एनालिसिस करें, उन पे वर्किंग करें, एक एक ग्रुप, एक एक पैनल्स को वो दें, बेसिक नीड्स की डेवलपमेंट यहाँ पे करें चीज़ों की। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया आपके पास काम करने के लिए आ सकती है जब आप किसी को डायरेक्शन देंगे। आप डायरेक्शन ही नहीं दे रहे, आप लाइन्स ही नहीं दे रहे। अभी एक बनी है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम ये ज़राअत पे काम करेंगे, आप और आप माइंस पे काम करें, आप आईटी पे करें, आप सब पे करें। भाई ये तो सब करेंगे, ये तो फ्यूचर है। जो आज आपकी इंडस्ट्री, आज आपका बिजनेस, आज आपका ट्रेडर मर रहा है, वो कहाँ जाए? आप उसको मुस्तकबिल का ख्वाब तो दिखा रहे हैं, वो 40 साल से, 50 साल से, 70 साल से जहाँ पहुँचा है, उसके लिए तो आप कोई आज हल नहीं दे रहे। आपको आज के हल के लिए ज़रूरी है कि आपने जो बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं उनको भी ठीक करें। मैं तो आपके इस प्रोग्राम के वाले से सुना जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ख़राबी डॉलर का ओपन होना भी है। हमने डॉलर को दुकानों पे इस तरह से भेज दिया जैसे कोई सुबह उठ के जाता है और जाके कहता है 2 किलो आलू, 3 किलो भिंडी, आधा किलो प्याज दे दो, मैं जाके हांडी पका लूँ। वो सुबह उठता है, रोज़ देखता है कि आज क्या रेट है, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो जाता है जाके डॉलर बेचता है, परसों के लिए प्लान कर लेता है ख़रीदने का। जब आपने डॉलर को सब्जी की दुकान की तरह बेचना शुरू कर दिया, आपने तबाही कर दी। लोगों ने डॉलर में बिजनेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सुबह सबसे, अगर इन्होंने मुल्क को ठीक करना है, बैंक के अलावा डॉलर की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सही बात है। आप देखिए कैसे डॉलर कंट्रोल नहीं होता, आपका बिजनेस कैसे ठीक नहीं होता। देखिए ना, मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए इंपोर्ट करनी है तो मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँ, गवर्नमेंट को टैक्स भी आएगा, रेवेन्यू क्रिएट होगा, लोगों को सारा कुछ आएगा। क्या फर्क पड़ता होना चाहिए ना कि इस सिस्टम के तहत। इसके बजाय अगर आप ये देखें कि लोग यहाँ पे डॉलर ओपन मार्केट से जाके टीटिया लगवा के हुंडियाँ करके सारा, और ये चीज़ें उसको छुपी हुई नहीं है, ओपन है, हर बंदे को पता है कैसे चोरी हो रही है, कहाँ से हो रही है, कौन से लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आंखें बंद की हुई हैं।
हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी, ये जो हमारा खून बह रहा है इसको रोकना पड़ेगा, फिर आने वाली नस्लें हमें माफ़ करेंगी। नहीं तो जैसे आज हम ये समझते थे कि हमारे से पहले वाले बेहतर काम कर रहे थे, हमारी जो जनरेशन है या एक स्टेप पीछे वाले को तो नहीं मैं कहता, ये सबसे बड़ी कसूरवार है 85 से लेके आज तक के जितने हम लोग हैं ना, ये सबसे बड़े कसूरवार है, क्योंकि सबसे बड़ा मुल्क को नुकसान हम लोग पहुँचाया। और आज भी हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारी जेब में क्या आ रहा है, हम ये नहीं देख रहे कि हमारे मुल्क के लिए सेल्फिश हो गए ना बहुत ज़्यादा। और ये जो हमने, और आज मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर हमारी हुकूमत ने आज भी ना सोचा डॉलर को ब्रेक लगाने का और डॉलर की ट्रेड को रोकने का, मैंने ये डार साहब को भी कहा था, मैंने अभी ये आर्मी वालों ने भी जो मीटिंग्स बुलाई थी, मैंने उनमें भी बैठ के यही बात कही है कि अगर आप डॉलर को किसी तरह से फांसी का फंदा पहना दें और इसको रोक लें तो आपके मुल्क के हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लोगों को डॉलर की ट्रेड से निकालें। ये समझते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होनी चाहिए। देखिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी में आप करेंगे क्या? मुझे आज तक कभी इसकी ये बात समझ नहीं आई। पॉलिसी तो आपने ही बनानी है ना, चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? आप पॉलिसी ऐसी बनाएं कि लोगों का दिल करे इन्वेस्ट करने को, लोगों का दिल मत करे बाहर दौड़ के जाने को। पाकिस्तान में तारीख में सबसे ज़्यादा इस वक्त यूएस एम्बेसी चौक पड़ी है आपके बंदे बाहर जाने को दिया। अच्छा, ये कहते हैं जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और ब्रेन के साथ भाई मेरे पैसा भी ड्रेन हो रहा है। जिस बंदे के पास पैसा है, हर दूसरे बंदे ने दुबई में घर बनाना शुरू कर दिया, हर दूसरा बंदा अमेरिका जा रहा है। आप देख लें, इंग्लैंड, ओमान जी हमारे पड़ोस में, वो कहते हैं आप इधर आए, हमारे पास फैक्ट्री लगाए, उनके बंदे आ रहे हैं यहाँ विजिट करने, उनकी कंपनीज आनी शुरू हो गई हैं कि जी आप आ जाएं, आप आगे हमारे साथ पैसे लगा लें। अच्छा, वो बाकायदा होमवर्क करके आ रहे हैं, वो स्टडी करके आ रहे हैं, आगे लोगों को टच कर रहे हैं, उनको लेके उनको कहते हैं ठीक है, उनको अच्छा क्योंकि समझदार हैं, उनको क्या वो समझते हैं ये इस कारोबार में सक्सेसफुल है, इसके पास इस कारोबार के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसका पैसा अभी फंसा हुआ है, उसको कहते हैं ठीक है तुम थोड़ा पैसा ले आओ, बाकी हम कर देते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आप आगे लैंड ले लें, रनिंग कैपिटल हमसे ले लें, वर्किंग कैपिटल आप ले आएँ, लैंड हमसे मुफ्त ले लें, तो इसका ये मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि यहाँ का सक्सेसफुल बिजनेसमैन वहाँ आके भी सक्सेसफुल ही होगा जब उसका अपना स्टेक आ जाएगा। उनको वर्थ का पता है ना कि यहाँ के बिजनेसमैन वो बाकायदा वो लोग आपकी हिस्ट्री मांग रहे हैं, आप उनके साथ जाके बिजनेस करें। क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारी यूथ को और हमारी गवर्नमेंट को कि हमारी इकॉनमी जैसे पीछे काफ़ी डाउन चल रही थी, इट्स गेटिंग बेहतर होती जा रही हैं चीज़ें, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बेहतरी की तरफ मुल्क जाना शुरू हो गया और जाए भी। तो क्या आप एक पैगाम देना चाहेंगे यूथ को कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बना जाए, और हमारी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इकॉनमी में कैसे कंट्रोल किया जाए? गवर्नमेंट को कोई पैगाम नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट खुद माशाल्लाह बड़ी ज़हीन होती है, लेकिन उनसे सिर्फ इन हालात में सिर्फ यही कहूँगा कि आपकी लॉयल्टी, आपकी माशरे के साथ, आपकी इस कौम के साथ लॉयल्टी सिर्फ एक ही सूरत में नज़र आएगी कि कंसिस्टेंसी लाएँ, लोगों को दिलो दिमाग में जो खौफ आया है इस खौफ को निकाल दें। इसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, लोगों को नहीं उठाना पड़ेगा। ये जो ऊपर से ट्रैवल हुआ है खौफ, ये ऊपर की तरफ ही वापस जाएगा। एक तो ये बड़ा ज़रूरी है। आम शख्स के लिए जो नया एंटरप्रेन्योर है, जो बिज़नेस करना चाहता है, जो है, मैं ये समझता हूँ कि लोग इस वक्त ये सोच के बाहर दौड़ रहे हैं कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आज भी आप ही के पास है यहाँ पे। Exactly. मैं अभी आपसे पहले भी ऑफ द एयर मैंने कहा कि हम लोग तो नई वेंचर्स की तरफ देख रहे हैं, नई चीज़ों की तरफ देखिए, जब चीज़ें तंग होती हैं, आपको कहीं सांस लेने के लिए दिक्कत आ रही होती है, तो आपको छोटी सी जगह भी होल नज़र आएगा तो आप अपना नाक घुसा के सांस लेने की कोशिश करेंगे कि फ्रेश एयर मिल जाए। आप इस वक्त उस बॉक्स में हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को किसी ना किसी होल से अपना सांस लें और यहाँ पे चेक करें, क्योंकि जब लोग थकते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। बिल्कुल सही। ये इस वक्त पाकिस्तान का मौका है अपॉर्चुनिटीज़ का, और आप लोग अपने आप को स्टेबल रख के दिल के साथ यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, बाहर से अच्छी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इब्राहिम साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। व्यूअर्स, हमने इब्राहिम साहब से इनकी सक्सेस स्टोरी सुनी, हमने इनके बिज़नेस की सक्सेस को सुना, हमने इनकी एक्सपर्टीज़ को सुना कि ये कैसे एक कामयाब बिजनेसमैन बना जा सकता है, और किस तरह अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने बिज़नेस को और अपनी एक्टिविटीज़ को बैलेंस कैसे लेके चलना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था इनके साथ आज। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।